बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, बायो विद सुमा पर कल के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था एवोल्यूशन के बारे में कि एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन जो है वो एक ग्रेजुअल चेंज है, कंटिन्यूस चेंज है और अनफोल्डिंग यानी जो चेंज नहीं अनफोल्डिंग दोबारा से वापस नहीं हो सकता, एक ऐसा चेंज है जो कि हमारे जीन्स के अंदर होता है और हम इसे खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ लाइफ, यूनिवर्स का टाइम जो है कि यूनिवर्स का बनी कितनी पुरानी है और हमारी अर्थ जो है ये कितनी पुरानी है, और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हमने कुछ थ्योरियां पढ़ी। इसके अलावा हमने बिग बैंग थ्योरी भी क्लियर की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ की एक बहुत ही एक्सेप्टेबल थ्योरी जिसे हम बोलते हैं ओपेरेन हेल्डेन थ्योरी। ओपेरेन हेल्डेन थ्योरी। ओपेरेन हेल्डेन थ्योरी, इसको हम केमिकल थ्योरी भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। मोस्ट एक्सेप्टेबल, मोस्ट जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं और मॉडर्न थ्योरी जो है हम इसे बोलते हैं वो है ओपेरेन हेल्डेन थ्योरी या केमिकल थ्योरी। ओपेरेन जो है वो एक बायोकेमिस्ट है और सोवियत यानी रशिया से इसका ताल्लुक है, जबकि हेल्डेन जो है उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है जो बाद में मूव कर गए थे इंडिया। केमिकल थ्योरी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है कीमोजेनिक, एक है बायोजेनिक। कीमोजेनिक का क्या मतलब है? कीमो का मतलब है कि लाइफ जो है, सपोज लाइफ क्या है, नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुई है। नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर क्या है? सपोज यहाँ पे CH4 मीथेन है, NH3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है नॉन लिविंग मैटर। इससे लाइफ जो है यानी सेल जो है वो ओरिजिनेट हुई है आहिस्ता आहिस्ता। और बायोजेनिक का कंसेप्ट क्या है कि लाइफ जो है ये जब एक सेल बना तो इससे और जो लाइफ जो है फिर इस सेल से ओरिजिनेट हुए हैं, यानी ये जो सेल्स हैं इससे सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। यानी पहले जब लाइफ बनी वो नॉन लिविंग मैटर से बनी, यानी ये जो सेल बना ये नॉन लिविंग मैटर से बना, और बाकी जो एक दफा सेल बन गई, एक दफा लाइफ ओरिजिनेट हो गई तो बाकी जो लाइफ बनी वो इसी सेल से ओरिजिनेट हुई। ये मेन कंसेप्ट है इसका ओपेरेन हेल्डेन का, जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है? ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बायोजेनेसिस thereafter यानी पहली जो लाइफ आई वो नॉन लिविंग मैटर से बनी, और जब एक दफा लाइफ बन गई तो वो क्या बनी, उनसे और लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई। तो बच्चों, आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता होगा कि हमने तो ए बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है वो रिफ्यूट की थी, जो कि वॉन हेलमेट या एरिस्टोटल ने दी थी, कि किस तरह जो है नाइल की मिट्टी धूप में गर्म होकर उससे मेंढक बन जाते हैं या क्रोकोडाइल्स बन जाते हैं, या गोबर से क्या होते हैं उसमें मैगोट बन जाते हैं। ये हमने रिफ्यूट किया था। और वॉन हेलमेट ने जो कहा था कि चूहे जो है 21 दिन में बन सकते हैं अगर पसीने वाली शर्ट में गेहूं रख दी जाए। ये थ्योरी हमने टोटली रिफ्यूट की थी। तो अब दोबारा से हम इस थ्योरी पे क्यों आ गए हैं कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट देन बायोजेनेसिस देयरआफ्टर। ये जो थ्योरी है उस थ्योरी से बिल्कुल अलग है। इसमें केमिकल्स जो है वो मिलते हैं, यानी ऐसे एटम्स जो है उससे जो लाइफ है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अराइज हुई है। ओपेरेन हेल्डेन ने क्या कहा? ओपेरेन हेल्डेन की थ्योरी के मुताबिक जो हमारा प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था वो आज के एनवायरनमेंट से बिल्कुल डिफरेंट था। यानी यहाँ पे जो हमारी जमीन बनी, जो हमारी प्रिमिटिव जमीन, उसका शक्ल गोल नहीं है, जमीन का शक्ल जो है वो गोल नहीं है।
ये जब बनी उसमें ऐसे इकट्ठे हैं, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो था क्या था, एनवायरनमेंट इसका एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, था। इसके अलावा रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, नो फ्री ऑक्सीजन, नो लिक्विड वाटर, यानी जो वाटर था वो भाप की फॉर्म में था, वेपर की फॉर्म में। वाटर वेपर आर प्रेजेंट, वाटर वेपर से, क्योंकि इतनी गर्मी थी, ये जो अर्थ है हमारी वो मोल्टन स्टेट में थी, इतनी गर्मी की वजह से, इतनी हीट की वजह से वो मोल्टन फॉर्म में था। आज भी जब हम देखते हैं तो इसका सेंटर जो है वो क्या है, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा, ये क्या है, ये मोल्टन फॉर्म में है। तो पहले इसका क्रस्ट भी जो था वो भी मोल्टन फॉर्म में था। तो वाटर वेपर जो था वो इतनी गर्मी थी कि जो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता था वो भाप बन के उड़ जाता था, यानी कोई वाटर जो था वो लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं सकता था। और यहाँ पे क्या थे, वॉल्केनोस एरप्शन हो रही थी, यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्केनोस थे, वॉल्केनोस की वजह से क्या हो रहे थे, एरप्शंस हो रही थी। यहाँ पे वॉल्केनोस के एरप्शंस की वजह से उससे डिफरेंट गैसेस खारिज हो रही थी, जिसमें है यहाँ पे लिख लेती हूँ CH4 यानी मीथेन, NH3 अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस जो है ये इस एरप्शन से खारिज हो रही थी। उस टाइम नो ओजोन लेयर, कोई प्रोटेक्शन के लिए ओजोन लेयर ही नहीं था, ऐसी दहकती भड़कती आग थी, ये जमीन जो है ये दहकती भड़कती आग का गोला था, नो ओजोन लेयर। जब ओजोन लेयर ही नहीं था तो यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी जैसे अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी, उस टाइम सूरज भी नया नया बना था, तो यहाँ से जो सूरज से शुआएं आती थी, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी, वो डायरेक्ट हमारी धरती पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से हमारी धरती का जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था। ये जब अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी, इसने क्या किया, यहाँ पे जो मौजूद वाटर वेपर्स थे, यानी H2O की फॉर्म में वाटर वेपर्स जो थे, इन अल्ट्रावायलेट ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया, इस वाटर को, इससे क्या बना, हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, और फ्री ऑक्सीजन। लेकिन ये फ्री ऑक्सीजन जो था ये इतना पागल था, इतना मचल रहा था कि वो फ्री स्टेट में रह ही नहीं सकता था, वो किसी और एलिमेंट के साथ मिलके उससे कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनना चाहता था। तो क्या हुआ, जैसे ही इसकी ब्रेकडाउन होती थी, ये क्या कर लेता था, ये फ्री ऑक्सीजन जो है ये या तो अमोनिया के साथ कोई मॉलिक्यूल बना लेता था, मीथेन के साथ, या अमोनिया के साथ बना लेता था, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बना लेता था। और इस तरह जो है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई मॉलिक्यूल बना लेता था तो इससे क्या बन गया, ओजोन, O3। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये रिएक्शंस होते रहे, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक ओजोन लेयर बन गया, यानी O3 जो है यहाँ पे बनते गए और ओजोन लेयर बन गया। जब ओजोन लेयर बना तो हमारी धरती का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, क्योंकि यहाँ से जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी वो इस O3 को डायरेक्ट पास नहीं कर सकती, तो वो वापस मुड़ जाती थी। इस वजह से क्या हुआ, इसका जो हमारी जमीन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल डाउन हुआ। कूल डाउन होने की वजह से जो वाटर था, जो वेपर्स के फॉर्म में था, वो कंडेंस होना उसने स्टार्ट किया और क्लाउड्स बने। क्लाउड्स जब बने तो वहां से बारिश बरसी, और बारिश बरसी तो ऐसे बरसी के सालों तक बारिश होती गई, और ये जो गड्ढे थे उसमें पानी जमा होता गया। यहाँ पे जो है क्या बने, हमारे ओशंस बने। ये जो हमें आज नजर आते हैं ये क्या है, ये वही ओशंस हैं। यहाँ पे ये हमारे ओशंस बने, सीज बने, और इन ओशंस में जो CH4 NH3 कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफरेंट गैसेस थी
वो क्या हुई, वो इस रेन के वाटर के साथ डिसॉल्व होके इन ओशंस में आई। अब इन वाटर को, जो ओशंस का वाटर है जिसमें डिफरेंट गैसेस जो है वो डिसॉल्व हो गई हैं, इसको हेल्डेन ने नाम दिया, क्या नाम दिया, हार्ड डाइल्यूट सूप, हार्ड डाइल्यूट सूप, या इसे हम ब्रॉथ भी बोलते हैं। ब्रॉथ जैसे शोरबा हम बनाते हैं सालन में, या सूप हम बनाते हैं, इस तरह का ये, इसे हार्ड डाइल्यूट सूप का नाम दिया किसने, हेल्डेन ने। अच्छा, फिर क्या हुआ, तो लाइटनिंग हो रही थी, जो बारिशें हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी, तो उससे जो एनर्जी आ रही थी, और जो वोल्केनो इरप्शंस हो रहे थे उससे जो एनर्जीज आ रही थी, वो इस जो डाइल्यूट सूप में जो डिसॉल्व गैसेस थी, या जो डिसॉल्व मेटल्स थे, उसमें क्या देखा, उसमें उन्होंने देखा कि इस एनर्जी को उन्होंने यूज किया, यानी बिजली के जो कड़कने से जो एनर्जी मिलती है उसको, और वोल्केनो से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को यूज किया, और इन गैसों से क्या बने, इन गैसों से बने हार्ड डाइल्यूट सूप में क्या बने, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में पहले बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स बने, जैसे कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स जिसमें आते हैं क्या, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और फैटी एसिड, फैटी एसिड। फिर इस अमाइनो एसिड से, न्यूक्लियोटाइड से और फैटी एसिड से इस एनर्जी को यूज करके क्या बने, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, फिर बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बने। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में क्या बने, प्रोटीन्स बने, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए, पहले जो बना था वो आरएनए ही बना था, आरएनए, और क्या बने, पॉलीसेकेराइड्स, अब माइक्रोमॉलिक्यूल्स से मैक्रोमॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं ये हम पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों के क्लियर कर देती हूँ कि अगर एक अमाइनो एसिड है, सपोज यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, और ये तीसरे के साथ, इस तरह ये जैसे हाथ हम पकड़ते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, इस तरह ये एक जंजीर सा बना लेंगे और एक बायो मैक्रोमॉलिक्यूल इस तरह बन जाएगा, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। और इसी तरह आरएनए जो है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, तीसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, चौथे के साथ इस तरह हाथ पकड़ के क्या बना लेंगे, आरएनए बना लेंगे। इसको बोलते हैं क्या, इस बायो मैक्रोमॉलिक्यूल को उसने नाम दिया प्रोटोबायंट्स, ये आप लोग नोट कर लें। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, प्रोटोबायंट्स। बायोमैक्रोमॉलिक्यूल कौन से हैं, प्रोटीन्स, आरएनए, पॉलीसेकेराइड्स, और इनको नाम दिया गया प्रोटोबायंट्स। अब प्रोटोबायंट्स क्या है, अब जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स से बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी आरएनए, प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स बन गए थे और उनको नाम दिया गया था प्रोटोबायंट्स। तो वो प्रोटोबायंट्स क्या है, प्रोटोबायंट्स, प्रोटोबायंट्स को प्रिकर्सर्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है, प्रिकर्सर ऑफ द सेल। प्रोटोबायंट्स टू टाइप्स के हैं, एक है कोएसरवेट, एक है बायोस्फीयर,
क्वेसरवेट को लेबोरेटरी में तैयार किया किसने? ऑपेरेन ने। और बायोस्फीयर को लेबोरेटरी में तैयार किया सैडनी फॉक्स ने। सैडनी फॉक्स। क्वेसरवेट और बायोस्फीयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेसरवेट में ऑपेरेन ने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स लिए और उनको शेक किया और उनका सोल्यूशन बनाया। जब इनको रखा तो वो जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स थे वो एक जगह पे ऐसे आ गए थे। बाकी सोल्यूशन में भी उनके मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो थे वो एक जगह पे आके ऐसे गुच्छा सा बना लिया, तो इनको बोला गया क्वेसरवेट। जबकि बायोस्फीयर में सैडनी फॉक्स ने प्रोटीन्स लिया, ऐसे उनका सोल्यूशन बनाया और देखा गया कि प्रोटीन्स जो है वो एक जगह पे सारे जमा हो गए हैं। तो उसने इसके ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर क्या डाला? कुछ ड्रॉप डाले फैटी एसिड के, तो वो खुद ब खुद उस फैटी एसिड ने क्या बनाया? लेयर बनाई प्रोटीन्स के गिर्द। तो इस तरह उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एनवायरनमेंट में जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने हैं या जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने हैं, वो वहां से कोई आरएनए जो बन गया है वो यहाँ पे ट्रैप कर गया हो और ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ने गुच्छा बना लिया हो और यहाँ पे जो आरएनए है वो ट्रैप कर गया हो और एनवायरनमेंट में जो फैटी एसिड या फास्फोलिपिड्स मौजूद होते वो भी उन्होंने क्या बना लिया होगा? उन्होंने ऐसे लेयर बना लिया होगा। तो ऐसे जो है वो सेल्स जो है वो वजूद में आए होंगे, यानी केमिकल से जो है वो सेल्स बने होंगे। इसी तरह एक कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है आरएनए। वो मानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आरएनए को मानते हैं क्योंकि आरएनए में जो एबिलिटी है वो खुद से एंजाइम्स बना सकते हैं, यानी आरएनए जो है कुछ एंजाइम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है, वो कॉपी भी अपने बना सकता है। तो हो सकता है कि वो आरएनए जो है वो फर्स्ट क्रिएचर हो, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो इस दुनिया पे। इसको बोला जाता है वर्ल्ड आरएनए हाइपोथेसिस। तो ये है आज की हमारी थ्योरी, ओपेरेन हेल्डेन थ्योरी। ये सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे बोलते हैं यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, इसको प्रूफ किया गया। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरे वीडियोस और लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हाफिज़।